Okay, so again very good evening to students. So today we'll continue the history of रस शास्त्र. तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने यही टॉपिक लिया था, रस शास्त्र का इतिहास, और आज के इस टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे उसका विकास क्रम, मतलब जो रस शास्त्र है उसका फ्रॉम वैदिक काल टू टिल डेट उसका कैसे क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, मतलब उसका धीरे धीरे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है. ठीक है, तो जो ये रस शास्त्र का जो विकास क्रम है ये हम इतने स्टेप में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, कि वैदिक काल के अंदर रस शास्त्र का विकास, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, गुप्त काल, कौटिल्य अर्थशास्त्र, वराहमिहिर और बृहत संहिता काल. और संहिता काल मतलब आपका जो बृहदरी है, ठीक है, चरक, सुश्रुत एवं वाग्भट. उसके बाद में है संहिता काल के बाद विकास. ठीक है, और ओब्लिक यहाँ पे मैंने लिखा है ओब्लिक, जो ओब्लिक में है रस शास्त्र के ग्रंथ, मतलब जो संहिता काल के बाद में जो ये माना जाता है रस शास्त्र का जो विकास क्रम था, मतलब फ्रॉम 8वीं शताब्दी, क्योंकि जो लास्ट आपकी जो संहिता काल में जो लास्ट जो संहिता आती है वाग्भट, जो वाग्भट है उसका जो काल है वो 7th शताब्दी है, 7वीं शताब्दी. उसके बाद का जो टाइमिंग हो गया वो हो गया 8वीं शताब्दी. तो जो 8वीं शताब्दी के बाद में या तो ये कह सकते हैं कि संहिता काल के बाद विकास, या इसी को ही क्या बोला है रस शास्त्र के ग्रंथ, मतलब 8वीं शताब्दी के बाद में रस शास्त्र का गोल्डन पीरियड माना जाता है, जिसमें हम डिफरेंट रस ग्रंथ के बारे में स्टडी करते हैं कि मतलब कितने रस ग्रंथ हुए और उस रस ग्रंथ में रस शास्त्र के बारे में क्या क्या वर्णित है उनके अंदर. ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज वैदिक काल. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि किसी भी विद्या का या ज्ञान विज्ञान का जब हम इतिहास देखते हैं, उसकी शुरुआत देखते हैं, दैट इज फ्रॉम वैदिक काल. और वैदिक काल में अपने 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, एक बीच में हो रहा है सामवेद और अथर्ववेद. तो इसमें से जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, ऐसा सामवेद का कोई डिस्क्रिप्शन खास अवेलेबल नहीं है, और है अथर्ववेद. मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में हमारे रस शास्त्र से रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें मिलती है कि जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यस, वैदिक काल में रस शास्त्र के द्रव्यों के बारे में भारतीय लोगों को ज्ञान था. ठीक है, तो अब इसमें जो ऋग्वेद है तो देखो इसमें ना स्वर्ण, रजत, ताम्र और कर्पू आदि धातुओं के बारे में नॉलेज, मतलब ऋग्वेद में इन धातुओं के बारे में लिखित वर्णन मिलता है. तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद है इसके अंदर इन सब धातुओं का ज्ञान था. ये सभी धातुएं किसमें आती है, हमारे रस द्रव्य है, ये खनिज द्रव्य है जो हमारे रस शास्त्र के सिलेबस में आते हैं. तो हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद में, अगेन यजुर्वेद में भी इन्हीं धातुओं का डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में मिलते हैं, मतलब ऋग्वेद के कंपैरेटिवली यजुर्वेद में और धातुओं का विस्तृत वर्णन मिलता है. तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यजुर्वेद में भी हमारे रस शास्त्र जो द्रव्य थे इनके बारे में लोगों को ज्ञान था. नेक्स्ट है अथर्ववेद. तो जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद में एक वर्ड आया है दैट इज पक्षी. क्लियर, तो ये जो पक्षी है इसके लिए लिखा गया है कि ये जो पक्षी है ये मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है, और ये मनुष्य शरीर में प्रवेश करके एज ए रसायन काम करता है. ये मतलब शरीर में रसायनार्थ ये जो पक्षी है ये प्रवेश करके कार्य करता है, ऐसा लिखा गया है वहां पर. तो जो ये पक्षी है इससे पारद और आत्मा, ठीक है, इन दोनों शब्दों का ग्रहण किया जा सकता है. ठीक है, कि जो पक्षी है इससे पारद और आत्मा, मतलब इनको इन दो शब्दों से इस पक्षी का ग्रहण किया जाता है. तो जो ये पारद और जो आत्मा है इसका ग्रहण, तो मतलब जो पारद है वो भी शरीर में क्या करता है, रसायनार्थ काम करता है, और जो आत्मा है आत्मा भी शरीर में प्रवेश करके क्या करती है, जीव मतलब चेतना देती है. तो इन दोनों के संदर्भ में इसका वर्णन आया है. तो इस पारद के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अपने अथर्ववेद में भी पारद के बारे में मतलब लोगों को पता था, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने पारद वर्ड ना लिखकर पक्षी लिखा है. तो इस पक्षी शब्द का पारद से सामंजस्य मान सकते हैं. ठीक है, और दूसरी जगह पे इसका हम मान सकते हैं सामंजस्य, सिमिलरिटी आत्मा के साथ में. और हमारे आचार्यों ने बताया भी है कि जो पारद और जो आत्मा है वो एक दूसरे के क्या है, समदर्शी है. क्यों है समदर्शी, क्योंकि पारद और आत्मा के जो गुण है वो सेम बताए हैं. ये कैसे हैं, दोनों भी चंचल है.
पारद भी मैंने आपको बताया था कैसा होगा, चंचल स्वभाव का। ठीक है, आत्मा भी चंचल है, साथ में कैसे है, सूक्ष्म है, और साथ में इसमें उड़नशील। ये पारद के और आत्मा के गुण है। पारद भी चंचल होता है, आत्मा भी चंचल है। पारद भी सूक्ष्म है, आत्मा भी सूक्ष्म है, और पारद भी उड़नशील, आत्मा भी उड़नशील। उड़नशील इन द सेंस जैसे जो पारद का जब हम कोई भी कार्य करते हैं, पारद से संबंधित कोई भी हम प्रक्रिया करते हैं, तो जो पारद है वो उड़ जाता है, निकल जाता है, जिसको किस फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया, पारद की गति। आप आगे पारद के संदर्भ में पढ़ेंगे कि जो पारद है, जब पारद की हम कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो ये जल के साथ में, धुआं के साथ में हंस की तरह से निकल जाता है ये। ठीक है, पता नहीं चलता है, मतलब वेट में काफी कमी आ जाती है उसमें। तो वैसे ही आत्मा के लिए बताया, आत्मा भी क्या करती है, एक टाइम आने पर मनुष्य शरीर को छोड़कर निकल जाती है, मतलब उड़ जाती है। तो इन संबंध में इनको दोनों को इस पक्षी वर्ग से ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, ओके। और पारद की गति में ही बताया है कि जो पारद की 5 गतियां होती है जिनके द्वारा पारद लॉस हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसमें जो 5वीं गति है पारद की, वो अदृश्य गति है। तो अदृश्य मतलब पारद से संबंधित हम जो भी प्रक्रिया करते हैं उसमें जो पारद है वो अदृश्य गति से निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे जो आत्मा है वो अदृश्य गति से मनुष्य शरीर से निकल जाती है, हम देख नहीं पाते। तो इन सब तथ्यों के आधार पर जो पारद है और आत्मा के अंदर सिमिलरिटी है। ठीक है, तो ये हो गया ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन सब बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो वैदिक काल था उसमें हमारे रस शास्त्र से रिलेटेड भारतीय लोगों को ज्ञान था। क्लियर, ओके। उसके बाद में है नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है इसमें आता है हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो। ये आपने नाम सुन रखा होगा। तो हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो के दौरान भी लोगों को स्वर्ण आदि धातुओं का ज्ञान था। ठीक है, हरिताश्म का ज्ञान था, हड़ताल का ज्ञान था, गैरिक का ज्ञान था। क्यों, ये सभी हमारे रस शास्त्र के अंदर में जब आप आगे देखेंगे तो ये महारस उपरस और धातु वर्ग में ये चीजें आती है। ठीक है, तो और दूसरा अब लेटेस्ट जब हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई है उसमें भी इन द्रव्यों का ये द्रव्य पाए गए हैं। तो उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो में भी रस शास्त्र के द्रव्यों का उपयोग होता था, मतलब भारतीयों को इन चीजों के बारे में नॉलेज थी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड इज द गुप्त काल। तो गुप्त काल में हमारे रस शास्त्र का ज्ञान था। इस बात का साक्षी कौन है, दिल्ली में बना हुआ जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के साइड में 24 फीट की लोहे की ललाट है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि गुप्त काल में लोह धातु अच्छे से विकसित थी, लोगों को पता था। और जो लोह धातु है वो वंस अगेन किस में आती है, हमारे रस शास्त्र में आती है। तो इसका ये साक्षी है कि गुप्त काल में भी हमारे रस शास्त्र के द्रव्यों का ज्ञान था। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है इसमें भी धातु, खनिज एवं रत्न और मणि इन सब के बारे में मिलता है, वर्णन मिलता है। धातु, खनिज और रत्न और मणि के बारे में कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया है कि जो भी खनिज है, जो खनिज वजन में भारी होते हैं उनके अंदर जो मेटल का जो कंटेंट है वो उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, आगे इसमें बताया है कि इसमें जो स्वर्ण है, स्वर्ण के 3 भेद बताए हैं। ठीक है, और जो स्वर्ण है उसकी विकृति के उपाय बताए हैं कि जब स्वर्ण के द्वारा जो विकृति हो जाती है शरीर में, उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। ठीक है, और इसमें साथ ही जो मणि है, मणियों के बारे में भी डिस्क्रिप्शन वर्णन मिलता है, मणियों रत्नों के बारे में। तो ये कुछ तथ्य है कि भाई जो धातु, खनिज और जो रत्न, मणि है ये हमारे रस शास्त्र से संबंधित है। तो ये कहा जा सकता है कि जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है इसमें भी हमारे रस शास्त्र के द्रव्यों के बारे में लोगों को ज्ञान था, लोगों को पता था। ठीक है, उसके बाद में है बराहमिहिर और बृहत् संहिता। तो जो
ये वैसे तो ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे, ठीक है, लेकिन ज्योतिष विद्या के साथ साथ ये रस शास्त्र की भी काफी नॉलेज रखते थे। तो इन्होंने शिलाजितु, हरिताल, हरिताश्म आदि द्रव्यों के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो वराहमिहिर द्वारा जो रचित है व्रत संहिता, मतलब ये वराहमिहिर है जो ये आचार्य का नाम था और इन्होंने लिखी है व्रत संहिता, ठीक है। तो इस व्रत संहिता में भी रस शास्त्र से रिलेटेड वर्णन मिलता है। ओके, जो नेक्स्ट है दैट इज संहिता काल, ठीक है। तो ये जो संहिता काल है ये मैं अब यहां से रब कर रही हूं। ये जो संहिता काल है इसमें आते हैं 3, एक तो चरक, एक आता है सुश्रुत और एक आता है वाग्भट और वाग्भट द्वय, मतलब एक अष्टांग संग्रह और एक अष्टांग हृदय। तो ये जो संहिता काल के अंदर अपनी जो बृहत्तरी में 3 आ गए, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, तो किन तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये चरक, सुश्रुत एवं आचार्य वाग्भट ने हमारे रस शास्त्र के द्रव्यों के बारे में बताया है। क्या बताया है, किस रूप में बताया है, कहां बताया है, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो रस शास्त्र है हमारा या जो रस द्रव्य है, ठीक है, उनके बारे में तीनों भी संहिताओं में, मतलब तीनों बृहत्तरी के अंदर उसका वर्णन मिलता है, ठीक है। ओके, तो संहिता काल, तो संहिता काल में जो आपकी मेनली मैंने बताया है कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट संहिता। तो जो चरक है, तो चरक में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट निकाले हैं। इन पॉइंट में ये डिस्क्रिप्शन है कि हाँ, चरक संहिता में इन जगहों पर इस रूप के अंदर रस शास्त्र के द्रव्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब जैसे इसमें सबसे पहले आता है चरक में रस है और रसोत्तम। हालांकि चरक संहिता में रस शास्त्रीय द्रव्यों के बारे में वर्णन मिलता है, लेकिन पारद शब्द का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है वाइवा वगैरह के अंदर, ठीक है, कि जो चरक है, चरक ने पारद का कहीं पर भी वर्णन नहीं किया, लेकिन चरक में कुछ अध्याय में, चरक चिकित्सा 7वें अध्याय के अंदर रस शब्द का वर्णन आया, रस है, ठीक है, और 25 में आया है रसोत्तम। चरक चिकित्सा 25 अध्याय में आया रसोत्तम वर्ण। तो ये जो दोनों रस है और जो रसोत्तम है, ये पारद के संदर्भ में यूज हुए हैं, उपयोग हुए हैं, ऐसा ग्रहण किया जाता है। क्लियर? ओके, तो रस और रसोत्तम है, ये दोनों ही हमारा पारद है और पारद के सिनोनिम है दोनों भी, ठीक है। उसके बाद में है द्रव्य वर्गीकरण, मतलब चरक संहिता में द्रव्य का वर्गीकरण बताया गया है। उसने बताया द्रव्य 3 प्रकार के हैं, जांगम, उद्भिद और पार्थिव। और जो पार्थिव जो द्रव्य है ये हमारे खनिज द्रव्य है। पार्थिव मतलब खनिज, खनिज द्रव्य वंस अगेन रस शास्त्र के द्रव्य, ठीक है। तो इसका मतलब चरक में हमारे रस शास्त्र के द्रव्यों के बारे में वर्णन मिलता है। थर्ड जो पॉइंट है कि चरक में स्वर्ण, ताम्र, तपरु आदि धातुओं के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके बाद में है धातु अयस्कृति एवं रजस, मतलब चरक में अयस्कृति के बारे में बताया गया है। तो अयस्कृति क्या प्रोसीजर होता है, जो भी आपकी लोह आदि, स्वर्ण आदि जितनी भी धातुएं हैं, इन धातुओं के पतले पतले आपको पत्र बनाकर उसको अग्नि पर गर्म करके, रेड हॉट करके, और उसको किसी द्रव पदार्थ में उसको बुझाना है, मतलब उसको निर्वाप करना है, ठीक है। तो जब उसको बार बार आप ऐसे ही निर्वाप करते रहते हैं तो एट लास्ट वो भंगुर, ब्रिटेबल होके किस रूप में आ जाती है, चूर्ण रूप में और भस्म टाइप के रूप में। एग्जैक्टली भस्म नहीं है, चूर्ण रूप में वो आ जाती है, ठीक है, भंगुर हो जाती है। तो वो होती है अयस्कृति। तो इस अयस्कृति को बताया है कि मधु एवं घृत के साथ में सेवन करना चाहिए, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर लिखा है रजस। रजस का मतलब क्या है, चूर्ण रूप। रज इज वन ऑफ द सिनोनिम फॉर चूर्ण। तो इसमें चरक में जितनी भी धातुएं थी, ठीक है, जो आपकी मुक्ता, वैदूर्य, आपकी ताम्र आदि जितनी भी धातुएं थी, उनको रज मतलब चूर्ण रूप में उनको उपयोग करने का वर्णन मिलता है, चूर्ण रूप में, ठीक है। उसके बाद में है शिलाजतु रसायन, इससे पहले है मुक्तादि चूर्ण, मतलब कास और श्वास की चिकित्सा के लिए मुक्तादि चूर्ण, मतलब मुक्ता, वैदूर्य आदि से निर्मित चूर्ण का वर्णन किया गया है। और ये मुक्ता, वैदूर्य आदि हमारे रस शास्त्र के द्रव्य है, ठीक है।
उसके बाद में है शिलाजतु रसायन। तो चरक चिकित्सा प्रथम अध्याय में शिलाजतु रसायन के बारे में वर्णन मिलता है, और जो शिलाजतु है ये अपने रस शास्त्र में महारस वर्ग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें स्वर्ण धातु जो है उसकी एक पुरुष आकृति की मूर्ति बनाते हैं पुरुष के जैसी, और उसको गर्म करके अग्नि पर उसको रेड हॉट करके उसको दुग्ध में भिगोते हैं, मतलब उसको निर्वाप करते हैं, दुग्ध में उसको बुझाते हैं, और उस दुग्ध का लेडीज को पान कराते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को। तो उसको जो ये आपका जो कमिंग बच्चा जो पैदा होता है वो मेल होता है, तो उसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार। तो इसमें भी स्वर्ण धातु के बारे में बताया है। वंस अगेन आपकी रस शास्त्र की धातु है। नेक्स्ट है बस्ती नेत्र। तो बस्ती नेत्र के निर्माण के लिए बताया गया है कि बस्ती को स्वर्ण रजत आदि धातुओं के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो वंस अगेन स्वर्ण रजत आदि जो धातुएं हैं वो आपके रस शास्त्र की धातुएं हैं। तो इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यस, चरक संहिता में हमारे रस शास्त्र के द्रव्यों का भारतीयों को ज्ञान था, लोगों को ज्ञान था। ठीक है, नेक्स्ट है सुश्रुत। तो नो डाउट चरक के बाद किसका टाइम आता है? सुश्रुत का। तो जो चरक में जिन धातुओं का वर्णन मिलता है उन धातुओं का सुश्रुत संहिता में और अधिक विस्तृत रूप में वर्णन है। तो धातु विस्तृत रूप मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में है सुश्रुत संहिता में पारद का बाह्य प्रयोग बताया गया है, मतलब बाह्य प्रयोग, उसको एक्सटर्नली यूज करने के लिए बताया गया है सुश्रुत में। उसके बाद में है अंजन का अभ्यंतर प्रयोग, मतलब जो अंजन है आपके उपरस के अंदर जो अंजन एक द्रव्य है तो उसका अभ्यंतर मतलब उसका इंटरनल यूज बताया है सुश्रुत संहिता में। उसके बाद में है स्त्रोत अंजन श्रेष्ठ होता है। जो ये अंजन है, ये अंजन 5 प्रकार के होते हैं, तो इस 5 में जो एक टाइप है स्त्रोत अंजन, तो सभी में स्त्रोत अंजन को सभी अंजनों में श्रेष्ठ बताया है। उसके अलावा आयस्कृति, जो सुश्रुत है इन्होंने आयस्कृति के बारे में बताया है, लेकिन चरक से भी थोड़ा सा और डेवलप रूप में बताया है। ठीक है, जो नेक्स्ट है दैट इज वाग्भट द्वय। तो वाग्भट द्वय में नो डाउट जो वाग्भट है वो चरक और सुश्रुत के बाद का ग्रंथ है। तो चरक और सुश्रुत के द्वारा वर्णित चीजों का वाग्भट द्वय ने और विस्तृत तरीके से वर्णन किया है, मतलब उसको और डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन चीजों को। उसके अलावा धात्वादी अयस्कृति के बारे में भी बताया है। अयस्कृति इधर भी आई है, अयस्कृति इधर भी आई है। उसके बाद में रजय, धात्वादी रजय मतलब चूर्ण रूप में भी बताया है उन्होंने, और साथ में उन्होंने भस्म मतलब धात्वादी भस्म निर्माण के बारे में बताया है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक है कि भस्म जो शब्द है वो ना तो चरक में आया है ना सुश्रुत में आया है। जो भस्म वर्ड आया है वो आया है अष्टांग, और अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान के अंदर भस्म शब्द आया है सबसे पहले। क्लियर? उसके बाद में है कि पारद का अंजन, मतलब जो पारद है उसका नेत्र में अंजन लगाने का वर्णन भी अष्टांग में मिलता है। और भानुपाक विधि, आपका जो लोहो धातु है जो धातु प्रकरण में आता है तो उसका भानुपाक है, मतलब लोह का त्रिविध पाक बताया गया है कि लोह को 3 प्रकार से कैसे पाक किया जाता है, तो उसमें एक आता है भानुपाक विधि। तो ये सब चीजें आपके रस शास्त्र से रिलेटेड है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो चरक सुश्रुत और वाग्भट मतलब जो बृहतरी है उसमें रस शास्त्र के द्रव्य का लोगों को ज्ञान था, और कैसे धीरे धीरे फ्रॉम चरक से सुश्रुत से वाग्भट से कैसे चीजें और वेल डिफाइन होती चली गई। ठीक है, कि इससे बेटर यहाँ, यहाँ से बेटर यहाँ। ठीक है, तो यही है रस शास्त्र का विकास क्रम कि फ्रॉम वैदिक काल टू धीरे धीरे गुप्त काल से लेकर और संहिता काल तक जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है संहिता के बाद रस शास्त्र का विकास। ठीक है, संहिता काल, ये 7th पॉइंट है। संहिता काल के बाद रस शास्त्र का विकास।
ठीक है, ये मैंने बताया। तो संहिता काल के बाद रस शास्त्र का विकास है, इसी को ही और क्या कहा जा सकता है, रस ग्रंथ। और रस शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ, मतलब जो रस से रिलेटेड पारद या पारद आदि द्रव्य या आपके जो रसादि द्रव्य से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ है आयुर्वेद में, उनको क्या बोला जाता है, रस ग्रंथ। तो जो संहिता काल के बाद में कौन सी शताब्दी आ गई, 8वीं शताब्दी, क्योंकि जो लास्ट आपका जो मैंने अभी बताया है जो वाग्भट द्वय है, तो उनके जो वाग्भट संहिता को जो पीरियड है दैट इज 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी है। तो मतलब वाग्भट का टाइम कहां तक था, 7वीं शताब्दी। उसके बाद में आ गया 8वीं शताब्दी। क्लियर? तो 8वीं शताब्दी के अंदर हम कह सकते हैं या तो संहिता काल के बाद रस शास्त्र का विकास, या इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी के बाद में टाइम शुरू हो जाता है हमारा जो गोल्डन पीरियड ऑफ रस शास्त्र है, दैट इज फ्रॉम 8th सेंचुरी। तो इसको दूसरे वर्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रस शास्त्र के कुछ ग्रंथ। क्लियर? ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा कि रस शास्त्र से रिलेटेड 8वीं शताब्दी के बाद में कौन कौन से ग्रंथ है। क्लियर? तो जो वैसे तो अपने रस शास्त्र से रिलेटेड बहुत ग्रंथ है, आपको बीइंग ए बीएमएस सेकंड ईयर स्टूडेंट सभी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है ग्रंथ, वो आपको याद करने हैं। तो उन याद में क्या करना पड़ेगा, उसमें आप जैसे रसरत्न समुच्चय है, आपका एक रस ग्रंथ है, तो उसमें वो किसने लिखा, उसमें कितने अध्याय है, वो कौन सी सेंचुरी का ग्रंथ है। ठीक है, और अगर थोड़ा कर सकते हो तो प्रत्येक जो चैप्टर है उसमें थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन कि पहले चैप्टर में ये बताया है, दूसरे में ये बताया है, तीसरे में ये बताया है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अगर कल को आप एमडी करते हो रस शास्त्र में, तो उस टाइम इन रस ग्रंथ के ऊपर पूरा आपका एक सब्जेक्ट है, वहां पर आपको इनकी डिटेल पढ़नी है। लेकिन अभी बीएमएस में आप में है, उसके हिसाब से बस सिर्फ इन रस ग्रंथों के आपको नाम कर लेना है। कुछ कुछ मेन ग्रंथ है जिनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे आपका रसरत्न समुच्चय है, आयुर्वेद प्रकाश है, और आपका रस तरंगिणी है, कुछ ऐसे हैं आपके रसेंद्र चूड़ामणि है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आज का जो वीडियो है इसका पीडीएफ डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना। वहां पर एक लिस्ट है जितने भी रस ग्रंथ है, तो उसमें से जो मेन है आप वो कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मेनली पूछते हैं। कल को जब आप एंट्रेंस वगैरह देते हो तो वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं कि जैसे रसरत्न समुच्चय है किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसमें ऑप्शंस आपके पास आते हैं, या जैसे रस तरंगिणी है वो कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है, तो ऐसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकलते हैं। तो ये है आपका रस शास्त्र का विकास क्रम। ठीक है, ठीक है।